In India, we have parliamentary form of government, but still judiciary is supreme. So how it comes? In this video, we are going to discuss about that and also many other features that our constitution do have. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant, in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today we are going to discuss about the remaining topics of the salient feature of constitution, the chapter named like that, in M. Lakshmikant. This is the continuation of our earlier video in which we had discussed certain features earlier. So I request you, if you had not watched that video, watch that video first and then come to this video to make better sense of it. So for the time's sake, let's get started off with the topic of today in this video. So let's get started. So in this chapter, in the earlier video, we had discussed about firstly the lengthiest written constitution, the first feature, in which we discussed कि Indian constitution is written constitution and the lengthiest one. तो उसके क्या reasons हैं वो हमने already उस video में अच्छे से discuss किए थे. तब फिर हमने second feature discuss किया था कि जो हमारा constitution है that is borrowed from many different constitutions. तो वो हमने यहाँ discuss किया, drawn from various sources. Then we discussed about the blend of rigidity and फ्लेक्सिबिलिटी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है एट द सेम टाइम, और उसमें क्या क्या प्रोविजंस है जो उसे रिजिड बनाते हैं, क्या प्रोविजंस है जो उसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फिर हमने डिस्कस किया था फेडरल सिस्टम के बारे में कि इंडिया के केस में फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस, दैट मीन सेंटर के पास ज्यादा पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, जो कि नॉर्मली फेडरल सिस्टम में नहीं होता है. तो वो हमने सारा कुछ डिस्कस किया है पहली वीडियो में, और अब हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट फीचर दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी पॉलिटी है उसमें बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है. सो पार्लियामेंट्री system is based on the principle of cooperation and coordination between legislatures and executive organs. So basically ये भी हमने already पूरा chapter discuss किया हुआ है parliamentary form of government, जहाँ पे हमने देखा था कि basically दो टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो parliamentary form of government हो सकती है या presidential form of government हो सकती है. presidential form of government का जो बेसिक ईथो होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि उसमें हर किसी की पावर डिफाइंड है और वो अपनी पावर में ही काम करेगा या अपनी जुरिस्डिक्शन में ही काम करेगा. बट इंडिया के केस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसका बेसिक ईथो ये नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक होना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है ज्यादा, वो किसे दी जा रही है? द चेक एंड बैलेंसेस, राइट, कि चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए. बट अदरवाइज अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो वाटर टाइट नहीं है. हम बहुत बार देखते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने की कोशिश करती है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव का काम करने की कोशिश करती है, जिसे हम जुडिशियल ओवर रीच में भी गिनते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म में गिनते हैं, राइट. और जब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की तो या एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो वो खुद से है ही. तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारे पास है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है जो बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, वो वाटर टाइट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिक ईथो है वो क्या है? कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि यहाँ पे कॉपरेट करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे को बिल्कुल, एक होता है ना बिल्कुल डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके अपने अपने कंपार्टमेंट्स में काम करने की बजाय एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो ताकि आप आगे बढ़ सको. तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, और इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट की थी, एंड वी हैड नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So constitutional established parliamentary system not only at center but also at state. कि parliamentary form of government सिर्फ सेंटर में नहीं, states में भी वही form of government exist करती है. तो ये है हमारी जो form of government that is also a special feature of Indian Constitution and that is parliamentary form of government. फिर उसके next जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट हमारे केस में पार्लियामेंट की अपनी सॉवरेनिटी है, बिल्कुल है. उसके साथ साथ जो हमारी जुडिशरी है वो भी सुप्रीम है, उसकी सुप्रीमेसी को भी बिल्कुल इंश्योर करने की कोशिश की गई है. वो कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं. सो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
वहां पे जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम है। बट हमारे केस में प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें, दैट इज मोर एसोसिएटेड विद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जुडिशरी की सुप्रीमेसी इंश्योर की गई है। तो ब्रिटिश से क्या लिया हमने, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, और यूएस से हमने क्या लिया, जो जुडिशरी है उसकी सुप्रीमेसी। तो दोनों को क्लब करके हमने बना दी, सिंथेसिस कर दिया पार्लियामेंट सोवरेनिटी का और जुडिशरी सुप्रीमेसी का। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि हमने जरूर डिफरेंट सोर्सेज से, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रेफरेंसेस लिए हैं, बट एट द एंड हमने उसे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। आप बहुत सारे डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ सब कुछ फॉलो कर रहे हो, बट एट द एंड क्या कर रहे हो, वही जो आपको सही लगता है, जो आपका माइंड मेकअप हो रहा है, उसी हिसाब से आप एनालाइज कर रहे हो और आंसर में वही राइट करोगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे है कि उन्होंने रेफरेंसेस जरूर लिए, इंस्पिरेशन जरूर ली डिफरेंट सोर्सेज से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बट एट द एंड इंप्लीमेंट वही किया जो उनके हिसाब से सही था। So Supreme Court on one hand can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. On the other hand, Parliament can amend the major portion of Constitution through its constituent power. अब मैंने बोल दिया synthesis between पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। तो वो कैसे हुआ, जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट अपनी पावर के अकॉर्डिंगली कोई भी लॉ मेकअप कर सकती है, कोई भी न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, अमेंडमेंट लेके आ सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उनकी सॉवरेनिटी है। फिर आता है जुडिशरी सुप्रीमेसी या जुडिशियल सुप्रीमेसी। उसमें क्या होगा, जो उन्होंने एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, या लॉ बनाया है, या अमेंडमेंट लेके आया, जो भी है, उसके ऊपर जुडिशरी चेक कर सकती है, उसे रिव्यू कर सकती है अंडर जुडिशियल रिव्यू कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के साथ इंक्लाइंड है या नहीं। अगर हमारी जुडिशरी देखती है कि जो लॉ मेकअप किया गया था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो उस केस में हमारी जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर उसके पास पावर है लेजिस्लेट करने का, तो हमारी जुडिशरी के पास पावर है उस लेजिस्लेशन को देखने का कि वो कितना वैलिड है, कितना नहीं। अगर वो इनवैलिड है तो जुडिशरी के पास पावर है वो उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी और फिर उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस या इंप्लीमेंटेशन नहीं रहती है। सो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट जो फीचर हमने यहाँ डिस्कस किया वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आई होप दैट्स वेरी मच clear for all of you. Then comes integrated and independent judiciary. हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब डिस्कस किया था, द चैप्टर 14 चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत, तो वहां पे भी हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया के केस में, कि हमारी जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उसकी इंडिपेंडेंस, हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को, देखो जब हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की जब मैंने डिस्कशन किया तब मैंने आपसे क्या कहा कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है बट जुडिशरी उसे अकाउंटेबल रखेगी कि वो लेजिस्लेट सही डायरेक्शंस में करे। तो अगर जुडिशरी ही किसी फेवर के लिए पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी, वो फेवर्स के लिए काम करेगी। तो वहां पे क्या होगा कि जो लेजिस्लेशन है वो अथॉरिटेटिवली काम होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ऐसे प्रोविजंस हैं, इस तरह का अरेंजमेंट मेकअप किया गया है कि जो जुडिशरी है उसे किसी भी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव्स है या पार्लियामेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। अब वो क्या है वो चेकआउट करते हैं। सो फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कि हम लोग बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, बस हर किसी की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन थ्रू आउट द कंट्री हो गया, हाई कोर्ट है विद इन द स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, कि जो जजेस हैं उनका टेन्योर सिक्योर है। आपको पता है अगर किसी जज को रिमूव करना है तो उसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। वो इसीलिए डिफिकल्ट बनाया गया है कि कल को ऐसा ना हो कि सपोज कोई भी जज
अगर वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ जजमेंट देते हैं, तो वो ऐसा सोचे ये बंदा सही नहीं है तो इसे रिमूव कर देते हैं, तो वो बैठे और आराम से उसे रिमूव कर दें, ऐसा ना हो। इसलिए उनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। देन फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर जजेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। आपको मुझे बताना है कि कितने टाइप के फंड्स होते हैं, और जब हम चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, क्योंकि बजट में भी आप ये देखते हो कि जो बजट है उसकी एलोकेशन कहाँ से होती है। और 3 टाइप के फंड्स होते हैं, कौन से होते हैं, यू हैव टू गूगल इट एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी engaged in some activities, ताकि आप खुद से, जब मैं भी अभी बता सकती हूँ, बट अगर आप खुद से देखोगे और आप खुद से सर्च करोगे तो वो आपको याद लंबे समय तक रहेगा। सो देन प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन और कंडक्ट ऑफ जजेस इन लेजिस्लेचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लेजिस्लेचर का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव्स जो है उनकी फ्लोर के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर जो डिस्कशंस होते हैं उन्हें बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, वो हम तब वहाँ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस है वो आप पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते हो। दैट शोज कि जैसे होता है ना कि आप किसी भी चीज को, जजेस की एक सुप्रीमेसी है उसको कहीं भी डेरोगेट नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और उसके काम में कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंटेरियंस एक हर्डल ना बने। So this is the special or the another feature of our constitution, that is integrated and independent judiciary. Then comes fundamental rights. The rights जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है, तो फंडामेंटल राइट्स वो क्वेश्चन है या वो राइट्स है जो, देखो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप कर रही थी तो उनके सामने कुछ ऐसे प्रोविजंस थे या कुछ ऐसे राइट्स थे जो वो देना चाहते थे या कुछ ऐसे चेंजेस वो लाना चाहते थे सोसाइटी में, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या हम लोग बोल दें कि वो टाइम उस चीज़ के लिए शायद सही नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या करा, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया फंडामेंटल राइट्स और एक कर दिया डीपीएसपी। अब जो फंडामेंटल राइट्स है डेफिनेटली वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, दैट मीन्स वो आपको मिलते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट वो नहीं प्रोवाइड कर सकती है, स्टेट उसमें कोई हिंड्रेंस डाल रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर एंड गारंटियर बेसिकली। अब हम अगर डीपीएसपीस की बात करें, दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो डायरेक्शंस दे रहे हैं स्टेट को कि आप इन लाइंस पे पॉलिसी बनाओ, और जब आपको लगे कि ये टाइम बिल्कुल सही है तब वो पॉलिसीज बना के आप उसको राइट की फॉर्म में भी दे सकते हो और वो उन्हें फंडामेंटल राइट में आप एक तरह से मूव ऑन कर दो, जो कि एक हुआ भी है, आपको बताना है वो कौन सा है। तो डीपीएसपी के अंदर बेसिकली डायरेक्शंस वो रखी गई जिसके लिए उन्हें लगा कि शायद अभी रिसोर्सेज नहीं है या ये इस चीज़ के लिए अभी टाइम सही नहीं है, तो विद टाइम जैसे एवोल्यूशन होगा सोसाइटी का तो वो उस चीज़ के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे और वो डेफिनेटली उन लाइन्स के ऊपर काम कर सकेंगे। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं वो जस्टिफाइबल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। वो बेसिकली डायरेक्शंस दे रहे हैं हमारी स्टेट को कि आपको इन लाइन्स के ऊपर जो लॉज है वो मेकअप करने हैं। तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके लिए अगर वो गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर वो गवर्नमेंट उन लाइन्स पे काम नहीं करेगी तो हम अपने वोटिंग राइट का यूज करके उन्हें अकाउंटेबल जरूर रख सकते हैं, बट अदरवाइज हम उन्हें कोर्ट में तो ऐसा सच नहीं लेके जा सकते अगर वो जो डीपीएसपीस के अंदर है उसकी एनफोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। देन कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड की गई थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी। बेसिकली ऐसा नहीं कि वो एक ही इमरजेंसी थी, वो थर्ड इमरजेंसी थी, तो ड्यूरिंग थर्ड इमरजेंसी। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी डेफिनेटली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, ये 11 है, सिर्फ 11 राइट। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने में ही हमें 3-4 वीडियोस 5 वीडियोस मुझे तो इवन लगी हैं, और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाता है। तो बट हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ राइट्स की ही बात ना करें, क्योंकि राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ आती हैं, उन ड्यूटीज़ का भी ओबे करें। तो डेफिनेटली ये भी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, बट हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल फीचर जरूर है। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज की बात। फिर आती है सेकुलर स्टेट।
इंडिया जो कि इतना डाइवर्स है, जिसमें हर तरह के आपको रिलीजन मिलेंगे, हर तरह की डाइवर्सिटी मिलेगी, वहाँ पे क्या हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर सकते थे? अगर करते तो हम होते थियोक्रेटिक स्टेट, बट हमने नहीं किया, इसलिए हम है सेक्युलर स्टेट। बट हाँ, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। So first comes, thus no official religion of our constitution or of our state. So term secular was added to the preamble of Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act, जिसके अकॉर्डिंगली 3 टर्म्स ऐड की गई थी हमारे प्रीएम्बल में। वो आपको पता होगी क्योंकि हमने वो प्रीएम्बल में भी डिस्कस की थी और अब वो आपको रिकॉल करनी है। देन प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड यहाँ पे देखो, प्रीएम्बल की यहाँ पे बात क्यों हो रही है? जब हम सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो सेकुलर किस तरह से, देखो सेकुलरिज्म इंडिया का बाय डिफॉल्ट एक नेचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल्दो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली वो प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया वो वर्ड, सेकुलर वर्ड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं था। अगर वो सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं होता तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे, वो इसीलिए तो थे क्योंकि हमारी कंट्री या हमारी स्टेट जो थी वो बाय डिफॉल्ट सेकुलर स्टेट थी। तो इसलिए प्रीएम्बल को हम इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रीएम्बल एक तरह से जिस्ट दिखाता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए बोला जाता है जो प्रीएम्बल है, ऑल्दो उसमें बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी हमें झलक दिखती है। डेफिनेटली वो टर्म्स हमें दिखेंगे जो जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है, वो हमें प्रीएम्बल में दिखते हैं। बट फिर भी प्रीएम्बल एज अ सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है। तो हम फिर भी यहाँ डिस्कस इसलिए करें कि अगर प्रीएम्बल में वो मेंशन है तो दैट मीन्स वो हमारे बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसका पार्ट जरूर है, और उसमें से एक हमें सेकुलर फीचर दिखता है जो डेफिनेटली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। बट उसके बिना भी लिबर्टी दी जाती है लोगों को बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, तो वो अपने आप में इंश्योर कर रहा है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यही नहीं, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इंश्योर करते हैं। वैसे मैं आपको सिंपल बता के आगे बढ़ सकती हूँ, बट मैं वो नहीं चाहती। मैं इसलिए नहीं चाहती कि यहाँ पे आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और आप इसके साथ साथ थोड़ा पेयर एक्ट भी देख लोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। तो इसीलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिकली आर्टिकल्स लिखे हैं ताकि हम उन आर्टिकल्स की लैंग्वेज को पढ़ सकें। अदरवाइज ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ आर्टिकल 15 भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट उसकी लैंग्वेज पता होना इज मोर इम्पॉर्टेंट ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया सेकुलर स्टेट किस तरह से है। सो आर्टिकल 14 डेफिनेटली सेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जितने भी लोग हैं उन सबके लिए इक्वालिटी होना चाहिए, कि वो उनको लॉ के लिए भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और लॉ के सामने इक्वल इक्वालिटी मिलेगी। अब जब इक्वालिटी की बात होगी तो डेफिनेटली हम किसी रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो वहां पे क्या हो रहा है, सेकुलर स्टेट को वो एस्टैब्लिश कर रहा है। देन कम्स आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सेज कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो वही डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पे भी नहीं होगा, सो दैट मीन्स सेकुलर स्टेट। फिर आर्टिकल 16 कहता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। देन 25, 26, तो इस तरह से ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ना, ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो रिलीजन है उसके बेसिस के ऊपर पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो जो अगर देखो, अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी पर्सन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, वो क्या इंश्योर कर रहा है कि जो हमारा स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है। अगर सेकुलर नहीं होता, थियोक्रेटिक होता, तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता, जो कि नहीं हो रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब ये आर्टिकल्स आपको खुद से भी जरूर पढ़ने हैं डायरेक्ट से, बट अगर मैं बात करूं सेकुलरिज्म की, तो जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वहां पे क्या होता है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है दे आर वे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो स्टेट है वो रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी और जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर क्या इंडिया के केस में इस तरह की मतलब बिल्कुल अलग कंपार्टमेंट में काम करना पॉसिबल था?
नहीं था। जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी वाटर टाइटली आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इतनी डाइवर्स कंट्री में आप किस तरह से इंश्योर कर सकते हो कि स्टेट रिलीजन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया के केस में वो बिल्कुल करती है। हमारी स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करती है जब उन्हें लगता है कि रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है, और वहां पे जो स्टेट है वो इंटरफेयर करके उस गलत चीज को सही करने की कोशिश करेगी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रिपल तलाक था, राइट? तो वो भी एक एग्जांपल है। वो रिलीजियस अफेयर था, बट स्टिल गवर्नमेंट वहां इंटरवीन करी। क्यों करी? दैट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का सिर्फ एक कारण था, वो ये था एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। जो कि जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो उनमें हम लोग जो चिल्ड्रन है, वुमेन है, उनके लिए भी बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा से एट्रोसिटीज होती रही हैं। तो ये भी एक तरह से एट्रोसिटी है कि आप किसी के साथ इतना, मतलब इतना इजीली उसे कभी भी ट्रिपल तलाक दे सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट वहां इंटरवीन करी ताकि इस तरह की एट्रोसिटीज ना हो। अब वो था तो रिलीजियस अफेयर, बट गवर्नमेंट इंटरवीन किया, तो इसलिए हमारा जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारे केस में स्टेट एक रिलीजन को फेवर नहीं करती है या एक रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं जाती है, बट अगर किसी भी रिलीजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है तो वहां पे स्टेट इंटरवीन करती है और वहां पे उन चीजों को सही करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है जिसका काम है लार्जर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। तो अगर किसी भी माइनॉरिटी के लिए या किसी भी पर्सन का जो राइट है वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा है, तो वहां पे हमारी स्टेट है वो इंटरवीन करेगी। तो ये है इंडिया की सेकुलर स्टेट होने का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो हमारे पास आता है। और उसके लिए हमारे पास ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं जो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप खुद से बेयर एक्ट में से पढ़िएगा, अदरवाइज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी होता जाएगा। So this is about secular state, which is another feature. Then comes universal adult franchisee. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बहुत बेहतरीन एक हमारे पास फीचर आता है, क्योंकि आप वर्ल्ड में आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे जो सेक्शंस हैं, जैसे वुमेन्स को अपने वोटिंग राइट के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, बट इंडिया के केस में जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो सबको राइट मिल जाता है कि आप यूनिवर्सली, मतलब पूरे थ्रू आउट द कंट्री जो भी एडल्ट बनता है वो वोट कास्ट कर सकता है। पहले वो 21 था, अब उसका एज 18 है कि 18 एज से अबव जो अगर आप हो 18 या 18 अबव तो आप वोट कास्ट कर सकते हो। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से हो, किस कास्ट से हो, कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आप इंडियन सिटीजन हो तो आप वोट कास्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट है जो हमें मिलता है, बट फिर भी लोग उस चीज़ की, वही है ना, जब बिना स्ट्रगल के कुछ मिल गया है तो उसकी कदर नहीं है। कदर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें उसके लिए फाइट नहीं करना पड़ा। अगर फाइट करना पड़ता तो हमें शायद समझ में आता। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आज मुझे कुछ काम है तो मैं इसलिए वोट नहीं डालने जा सकता, या आज हमारे शहर में या आज हमारे स्टेट में वोटिंग है तो इसलिए हमारी छुट्टी है। तो वी टेक इट एज अ हॉलीडे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें जाके वोट कास्ट करना है। आज गर्मी बहुत थी, इस वजह से वोटिंग जो थी वो कम हुई है, ये कोई रीजन नहीं है। गर्मी है, गर्मी तो हर रोज होगी, पर लोग फिर भी अपनी जॉब्स पे जाते हैं। अगर सपोज गर्मी है बट आपको कोई बोल दे वहां पे 5,000 रुपए बट रहे हैं तो आप जरूर जाओगे। तो इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंस मेकअप नहीं कर रहे हैं जो हमें इतना इंपॉर्टेंट राइट मिला है, राइट टू कास्ट वोट। तो इंडिया के केस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देन कम सिंगल सिटीजनशिप, विच आई बिलीव वी शुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो का लेंथ और इंक्रीज होता चला जाएगा, विच आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज अगर वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहता है तो वो समझना ईजी हो जाता है। सो लेट्स एट दैट समराइज वट एवर वी हैड डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया के केस में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की थी और हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट नहीं करी। फिर हमने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन स्टेट है वहां पे सिंथेसिस मिलता है हमें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का, वो किस तरह से इंश्योर होता है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। फिर हमने देखा इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जब हम इंडिया की बात करते हैं, और कैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेटअप है ताकि वो इंडिपेंडेंस इंश्योर करके
करके रखी जा सके। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो ऐड की गई थी ड्यूरिंग द थर्ड इमरजेंसी। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेक्युलर स्टेट कि इंडिया सेक्युलर स्टेट कैसे है, और एट द एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि किस तरह से हम सबको जो एडल्ट बन जाते हैं उन सबको वोटिंग का राइट है। So that was it for this particular video, guys. I hope you liked the video. If you do, then hit the like button and subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Along with that, guys, I do conduct a master class that is totally free, over which I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also register for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So that was it for this particular video. In the next video, we will be like ending up our discussion around this topic. I want to discuss everything in great depth, so that's why I'm like explaining on each bit of thing in very deeply way. So I hope you are liking that, and in next video we will be wrapping up our discussion around salient features of our constitution. Till then, bye bye guys.